अंत श्वसन, उच्च श्वसन, बक्सी गुहा फैलती है। अंत श्वसन में, उच्च श्वसन में बक्सी गुहा मूल आकार में वापस आ जाती है। पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, पेशियां शिथिल हो जाती हैं। बक्स ऊपर तथा बाहर की ओर गति करता है। बक्स अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब कम, वायु का दाब अधिक। वायु का फेफड़ों में भरना O2, वायु का फेफड़ों से बाहर CO2 निकलना। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अधिकांश कोशिका परिक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन परिक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फास्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। ADP ऊर्जा ATP फास्फेट है। कोशिका में ATP का उपयोग पेशियों की सिकुड़नी, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। वह रक्त दुर्लभ सारी प्रकृति का होता है। रक्त दुर्लभ सारी प्रकृति का है। रक्त दुर्लभ सारी प्रकृति का होता है। pH 7.4 होती है। रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में भ्रूण अवस्था में नवजात में रक्त का निर्माण पीलिया में होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त
रक्त का कार्य CO2 व CO2 का वातावरण में ऊतकों के मध्य विनिमय, पोषक तत्वों का परिवहन, शरीर का pH नियंत्रित, ताप नियंत्रण, प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादन, हार्मोन का आवश्यकता अनुसार परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित, कुछ भाग वायु तरफ पंपिंग स्टेशन। फुफ्फुसीय धमनी, CO2 बाहर, फुफ्फुसीय सिरा, अशुद्ध रुधिर, दायां अलिंद, त्रिवलय कपाट, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, सिरा, डिऑक्सीजनिक रक्त, CO2 युक्त रक्त, धमनी, ऑक्सीजन रक्त, शरीर के अंग, धमनी। दोहरा परिसंचरण प्रणाली। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय विकुंचन संकुचन के दौरान दाब तथा निलय अनुशीतलन शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। रक्तदाब 120 से 80 होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। स्पाइगोमेनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। वो इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। लसिका के कार्य, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा वहन में सहायक, पचा हुआ व छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन। आंतरिक तरल को रक्त तक ले जाने का कार्य। लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य। जाइलम फ्लोएम, जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव जो मृदा द्वारा अवशोषित खनिज व लवण जल का वहन करते हैं। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव जो मृदा द्वारा अवशोषित खनिज लवण व जल का वहन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। निर्जीव ऊतक, जाइलम फ्लोएम, सजीव ऊतक, संवहन नलिकाएं, चालन नलिकाएं, स्थिति भित्ति मोटी नहीं होती। भोजन व दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण की विलेय, उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में अपरिमुखी व अधोमुखी दोनों सिराओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में ATP ऊर्जा से पराशरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था
अमोनिया हाईली टॉक्सिक उत्सर्जित करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। केवल जलीय जंतु एग्जाम्पल बोनी पीसेस। यूरिया लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। यदि मध्य यात्रा में जल की आवश्यकता एग्जाम्पल अवेचर एम्फीबियंस मेमल्स। बेरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक। कम मात्रा में पानी की आवश्यकता पेस्ट अर्ध ठोस के रूप में उत्सर्जन। मानव उत्सर्जन तंत्र वृक्क मुख्य उत्सर्जन अंग है। 75.80% तरल अपशिष्टों को बाहर करता है। शरीर में स्रावित रसों का नियंत्रण। सेम के दाने की आकृति तथा गहरे भूरे रंग की इसकी मध्यम सतह पर कांच होती है जिसे आइलम कहते हैं। एक जोड़ी ब्रैक वाहिनियां एक मूत्राशय एक मूत्रवाद आइलम के भीतरी भाग में ठीक के आकार की ब्रकीय श्रेणी है। ब्रैक के बाहरी बालेकुट भीतरी मध्यांश ब्रैक कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे ब्रैककण नेफ्रॉन कहते हैं। ब्रैक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। बोमेन संपुट ये नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली कप के आकार का थैला होता है। इसमें शाखा अविवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है तथा दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्क शिरा में जुड़ा रहता है। वृक्क नलिका। प्रत्येक वृक्क नलिका में समीपस्थ नलिका हेनले लूप दूरस्थ नलिका जैसे विभाग होते हैं जो संग्रह नलिका में खुलते हैं। मूत्राशय। वृक्क में मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। मूत्रवाहिनी एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। मूत्र मार्ग इसके द्वारा मूत्र शरीर के बाहर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया गुच्छीय निस्यंदन। रक्त का निस्यंदन पूर्ण प्रति मिनट 1000 से 1200 उस रक्त का निस्यंदन। ग्लूकोज लवण एमिनो अम्ल यूरिया आदि निष्पंदित होकर बोमेन संपुट में एकत्रित तत्पश्चात वृक्क नलिका से गुजरता है। पुनः अवशोषण। वृक्क नलिका की दीवारें घनी उपकला कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये ग्लूकोज अमीनो अम्ल व अन्य उपयोगी पदार्थों का पूर्ण अवशोषण करती है। श्रावण। मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है। मूत्र नली में प्रवेश। मूत्र नली का मूत्राशय में खुलना। मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल बाहर त्यागना। बहुत से पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रेक्टिका में संचित। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेनिन में गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित होते हैं। कुछ पादपों द्वारा मृदा में उत्सर्जन। नियंत्रण एवं समय ग्राही के प्रकार। प्रकाशग्राही, स्पर्शग्राही, श्रवणग्राही। प्रकाशग्राही आँख,
प्रकाशग्राही देखना, स्पर्शग्राही त्वचा, तापग्राही गर्म ठंडा स्पर्श, श्रवणग्राही कान सुनना, शरीर का संतुलन, रस वेदीग्राही जीभ, ग्राही नाक, रसवेदीग्राही जीभ, रस संवेदीग्राही स्वाद का पता लगाना, द्रवग्राही नाक, प्राणग्राही गंध का पता लगाना, तंत्रिका उत्तर, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रिया तो क्या ही है, ये वह उत्तक जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, तंत्रिका उत्तक कहलाता है। सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करता है कोशिकाक्ष डेंड्रोन। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाओं के बाद ध्रुविका कोशिकाकार से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। कोशिकाकार प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में मिलती है। तंत्रिकाक्ष एक्सोन ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाकार से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुविका तक पहुंचाता है। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संरक्षण, सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुवीकृत सिरे द्वारा अर्जित की जाती हैं और इस रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। यह आवेग ध्रुवीका से कोशिका कार्य तक जाता है, फिर लंबा तंत्रिकाक्ष एक्सोन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि यह आगे संचारित हो सके। ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान से सिनेप्स से आगे स्थानांतरित होते हैं। सिनेप्स अंतर्गत ये तंत्रिका के अंतिम सिरे व अगली कोशिका के ध्रुवीका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे ये आगे संचारित हो सके। ऐच्छिक क्रिया वे क्रिया जिस पर हमारा नियंत्रण होता है। बोलना, लिखना, कमेंट्स करना, नियंत्रण अग्र मस्तिष्क का। अनैच्छिक क्रिया वे क्रियाएं जो स्वयं होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वे अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। वह हृदय का धड़कना अनैच्छिक है, भोजन का पचना आदि नियंत्रण मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मेडुला द्वारा आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं। किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। मस्तिष्क का जिसमें कोई रोल नहीं होता वह प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। सभी प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है।
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना ही होती हैं। भूख लगने पर मुंह में पानी आना। आगम संकेत व निर्गम क्रियाओं के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग है। मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। कार्य सभी भाग से सूचना प्राप्त करना व समाकलन करना, पेशियों तक संदेश भेजना, सोचने व इस पर आधारित क्रिया करने के लिए अनुमति। कार्य सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित और ऐच्छिक व अनिच्छिक क्रियाओं का मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण। मस्तिष्क की सुरक्षा मस्तिष्क आवरण द्वारा आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना होता है जो हमें इसे आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। ये मस्तिष्क में मेरुरज्जु तक फैला रहता है। मस्तिष्क के भाग व उनकी कार्य। अग्र मस्तिष्क सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क है। सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क है। ग्राही में सूचना आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र, सुनने, देखने, सूंघने के विशेष भाग, ऐच्छिक पेशियों के गति का नियंत्रण, भूख से संबंधित केंद्र। अग्र मस्तिष्क। अग्र मध्य मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण श्रव्य व दृश्य तंत्रिकाओं में सहायक है। मध्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मंडूला द्वारा नियंत्रित। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का कार्य होता है सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क है। सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क है। ग्राही व से सूचनाएं आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र, सुनने, देखने, सूंघने के विशेष भाग से। सुनने, देखने, सूंघने के विशेष भाग अग्र मस्तिष्क। सुनने, देखने, सूंघने, देखने, सुनने। ऐच्छिक क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। भूख से संबंधित केंद्र है। मध्य मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण श्रव्य व दृश्य तंत्रिकाओं में सहायक है। श्रव्य व दृश्य तंत्रिकाओं में सहायक है और ये अनिच्छिक क्रियाओं में सहायक है। मध्य मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण
मेंडुला आंवला घटक द्वारा नियंत्रण पश्च मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेंडुला आंवला घटक द्वारा करता है। मध्य मस्तिष्क के केंद्र अनुमस्तिष्क सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क के केंद्र पश्च मस्तिष्क के केंद्र अनुमस्तिष्क सेरिबेलम ये क्रियाओं की परिशुद्धि व शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क ये क्रियाओं की परिशुद्धि व शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है। क्रियाओं की परिशुद्धि सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना आदि। पहुंच श्वसन क्रिया के नियमन में नियंत्रण में भागीदार। पहुंच श्वसन क्रिया के नियमन व नियंत्रण में भागीदार। श्वसन क्रिया के नियमन में नियंत्रण में भागीदार। पहुंच पहुंच श्वसन क्रिया के नियमन व नियंत्रण में भागीदार है। पहुंच श्वसन क्रिया के नियम व नियंत्रण में भागीदार है। पहुंच मेंडुला अनिच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब, लार आना व वमन का नियंत्रण करता है। मेंडुला अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। रक्तदाब और लार का मेंडुला पादप समन्वय पादप में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। पादप समन्वय पादप में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। पादप में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। पादप में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। पादप में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। पादप में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। पादप में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। पादप में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। पादप में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। पादप में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। पादप में नियंत्रण का कार्य पादप हार्मोन करते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि, विकास व पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। वृद्धि विकास पादप दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। वृद्धि से युक्त
पादप दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। वृद्धि से मुक्त, यह गति वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। चुई मुई के पौधे का स्पर्श से सुकून। वृद्धि पर आश्रित पौधे के कायिक भाग में गतियों का दर्शाते हैं। पौधे का प्रकाश की ओर गति, जड़ों का जल की ओर गति, पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। पादप स्पर्श की सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। इनमें जंतुओं की तरह सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता। ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देते हैं, जिससे फूलने सिकुड़ने में आकार बदल जाता है। वृद्धि पर आश्रित गति, प्रधान की गति। प्रधान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु से पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रधान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। पौधे में नियंत्रण व समन्वय का कार्य। फाइटोहार्मोन्स पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने, उसके अनुसार गति करने की क्षमता होती है, जिसे अनुवर्तनी गति कहते हैं। अनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की दिशा में पौधे के प्ररूप तंत्र की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखती है। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की दिशा में पौधे के प्ररूप तंत्र की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखती है।
प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की दिशा में पौधे के पेड़ों तंत्र की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखती है। पेड़ों तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन प्रकाशानुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के वृद्धिपन से प्रभावित होती है। गुरुत्वानुवर्तन प्रकाशानुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के वृद्धिपन से प्रभावित होती है। तनों में ऋण गुरुत्वानुवर्तन के कारण वह ऊपर की ओर व जड़ों में धन गुरुत्वानुवर्तन के कारण वह नीचे की ओर गति करती है। रसायनवर्तन प्रकाशानुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन रसायन उद्दीपनों के द्वारा पराग नलिका का विचंड की ओर वृद्धि करना रसायनवर्तन कहलाता है। प्रकाशानुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन रसायनवर्तन जलानुवर्तन रसायन उद्दीपनों के द्वारा पराग नलिका का विचंड की ओर वृद्धि करना रसायनवर्तन कहलाता है। जलानुवर्तन पौधे के अंग का जल की ओर होने वाली गति जलानुवर्तन कहलाता है। पादप हार्मोन्स फाइटोहार्मोन्स पादप में नियंत्रण व समन्वय का कार्य वृद्धि के प्रति उत्तरदायी। पादप हार्मोन ऑक्सिन जिबेरेलिन साइटोकाइनिन एब्सिसिक एथिलीन ऑक्सिन पादप हार्मोन ऑक्सिन जिबेरेलिन साइटोकाइनिन एब्सिसिक एथिलीन ऑक्सिन फलों की वृद्धि में सहायक है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन जिबेरेलिन तने की वृद्धि में सहायक है। ऑक्सिन पादप हार्मोन ऑक्सिन पादप हार्मोन ऑक्सिन जिबेरेलिन साइटोकाइनिन पादप हार्मोन ऑक्सिन जिबेरेलिन साइटोकाइनिन एब्सिसिक एथिलीन ऑक्सिन फलों की वृद्धि में सहायक है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि जिबेरेलिन तने की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। फलों में बीजों में अधिक सांद्रता है। साइटोकाइनिन एब्सिसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। जल आहार को नियंत्रित करता है। पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। एब्सिसिक एथिलीन ऑक्सिन फलों की वृद्धि में सहायक है। ऑक्सिन हार्मोन फलों की वृद्धि में सहायक है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन फलों की वृद्धि में सहायक है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन फलों की वृद्धि में सहायक है। ऑक्सिन फलों की वृद्धि में सहायक है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन
ऑक्सीन फलों की वृद्धि में सहायक है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। फलों व बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। शरीर में ऑक्सीन फलों की वृद्धि में सहायक है। जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक है। ऑक्सीन फलों की वृद्धि, जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक। जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में को प्रेरित करता है। फलों व बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में ऑक्सीन फलों की वृद्धि, जिबरेलिन तने की वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में। एब्सिसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। एब्सिसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। जल आड़ को नियंत्रित करता है। पत्तियों को मुरझाना, प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित। एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है। एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है। एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है। एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। एथिलीन जंतु हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड। एड्रिनल, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल। बहिस्रावी ग्रंथियां, जिनका स्राव नलिकाओं के द्वारा होता है। यकृत, अग्नाशय, बहिस्रावी ग्रंथियां। थायराइड ग्रंथि गले में होती है, एच शेप में। थायरोक्सिन, आयोडीन का गलगंड गिरना रोग। यीस्ट ग्रंथि, पिट्यूटरी, मास्टर ग्रंथि ब्रेन में मटर के दाने की वृद्धि हार्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनलिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है। फेयर, लाइट, लाइट 3 या लड़ो या भाग। अंडाशय ग्रंथि, फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन। वृषण ग्रंथि, नरों में एक जोड़ी टेस्टोस्टेरोन। अग्नाशय ग्रंथि, पत्ती के समान विकसित। अग्नाशयी रस, इंसुलिन रस, शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है। हार्मोन ग्रंथि स्थान कारक, थायरोक्सिन। Alpha-2 ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि गर्दन, कार्बोहाइड्रेट व वसा प्रोटीन के उपापचय में सहायक है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि है, मस्तिष्क में वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। एड्रिनलिन हार्मोन अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर हृदय की धड़कन का आपातकाल में नियंत्रण। इंसुलिन अग्नाशय हृदय के नीचे रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। लिंग हार्मोन वृषण, पेट का निचला हिस्सा। लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वृषण, पेट का निचला हिस्सा। मादा लैंगिक अंगों को विकास व मासिक चक्र का नियमन। यौनांग से संबंधित परिवर्तन। एस्ट्रोजन, अंडाशय, पेट का निचला हिस्सा। मादा लैंगिक अंगों को विकास व मासिक चक्र का नियमन। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है।
जीव जनन कैसे करते हैं? जनन अलिंगिक जनन, लिंगिक जनन। नए जीव की उत्पत्ति के लिए नए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता। नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन। विखंडन द्वारा पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक परिवर्धन। खंडन, विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक परिवर्धन द्वारा। बीजांड समासंग द्वारा। अलिंगिक जनन विखंडन, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति। एक कोशिकीय जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। अमीबा, लिस्मेनिया। ये विखंडन एक निर्धारित दर से होता है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम, ये जीव में एक खाद्य अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे बहुखंडन कहते हैं। खंडन, सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीवों में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। स्पाइरोगाइरा। पुनरुद्भवन, पुनर्जन। जीव का विभेदित टुकड़ा एक नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम हो तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। प्लेनेरिया।
मुकुलन हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये उभार वृद्धि करके नए जीव में बदल कर तथा भ्रूण विकसित होकर जनक से अलग होने पर स्वतंत्र जीव बन जाता है। कई प्रवर्धन पौधे के कुछ भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। कई प्रवर्धन ब्रायो, गन्ना, गुलाब आदि बीजाणु समासंग अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। राइजोपस में कवक जाल के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं होती हैं। ये गुच्छ बीजाणु उदानी हैं जिनमें विशेष कोशिकाएं व बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु वृद्धि करके नए जीव भी उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। जीवों में विभिन्नताओं के लिए लैंगिक जनन आवश्यक। दो भिन्न जीवों में युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज जाइगोट बनाती हैं जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है। दो युग्मकों का संयुग्मन नर युग्मक गतिशील, मादा युग्मक भोजन भंडार। जन्म कोशिकाएं नर पुंकेसर, मादा स्त्री केसर। पुष्प के प्रकार एक लिंगी, उभयलिंगी। जब दोनों जननांग उपस्थित हो पपीता, तरबूजा, गड़हल, सरसों। पुंकेसर नर जननांग परागकण बनाते हैं, सामान्य पीले रंग के। स्त्री केसर मादा जननांग पुष्प के केंद्र में स्थित। 3 भाग अंडाशय, वर्तिका, अंडाशय आधारित फूला हुआ भाग, वर्तिका मध्य लंबा भाग, वर्तिका शीर्ष भाग चिपचिपा। अंडाशय में बीजाणु उपस्थित। प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका। नर युग्मक का अंडकोशिका से उत्सर्जन निषेचन की प्रक्रिया। युग्मनज का निर्माण, नए पौधों का निर्माण। पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, पानी द्वारा होता है जिसे परागण कहते हैं। परागण स्वपरागण, परपरागण, स्वपरागण। पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। परागकण एक पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। परागण के पश्चात नए युग्मक का अंडाशय में मादा युग्मक तक गमन, जिसके लिए पराग नलिका विकसित होती है। पराग नलिका का बीजांड तक पहुंचना। निषेचन युग्मनज का निर्माण, विभाजन, भ्रूण का निर्माण।
बीजांड से एक आवरण दीक्षित बीज में परिवर्तित अंडाशय से फल का निर्माण। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरण द्वारा नवोदित में विकसित हो जाता है। मानव में लैंगिक जनन। यौनारंभ प्यूबर्टी जनन ऊतकों का परिपक्व होना। लैंगिक जनन दो युक्त व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन बाहरी और आंतरिक स्थानांतरण द्वारा संभव। जनन कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट अंग की आवश्यकता। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका शुक्राणु स्पर्म निर्माण वृषण में। उदाहरण गुहा के बाद वृषण कोश में स्थित। क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यकता शरीर के ताप से कम। मादा जनन कोशिका अंड कोशिका निर्माण। अंडाशय में लड़की के जन्म पर अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे यौनारंभ कर कुछ अंडे परिपक्व। प्रत्येक माह एक अंडा परिपक्व। अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका का गर्भाशय तक स्थानांतरण। गर्भाशय जो कि दोनों अंडवाहिकाओं के संयुक्त होने से बनी एक लचीली थैलेनुमा संरचना है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। निषेचन तथा निषेचन वक्ष क्रियाएं। मैथुन के द्वारा शुक्राणुओं का योनि मार्ग में स्थापन। शुक्राणु का अंडवाहिका तक गमन। अंड कोशिका से संयोजन।